कैनेडियन जो वहाँ पे पोल साइड में है, जैसे कनाडा हुआ आपका और भी हैं, तो वहाँ पे एक फिनोमेना होता है, वो आसमान में ग्रीन कलर की और पिंक कलर की लाइट्स वगैरह अगर आपने कभी देखी हो, जिसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑस्ट्रिया बोरियलिस। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ऑरोरा के बारे में दे रखा है, और दोनों एक ही जैसे फिनोमेना है, क्योंकि पोल्स अलग डिफरेंट साइड्स पे हो रहे हैं ग्लोब के, इसलिए एक का नाम ऑरोरा, एक ऑस्ट्रिया की साइड हो रहा है तो उसको ऑस्ट्रिया बोरियलिस बोलते हैं। ठीक है, ऑरोरा बोरियलिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारी अर्थ है ना, तो अर्थ की क्या है, अर्थ तो यहाँ पे क्या है कि सन से आने वाले जो कुछ हैं डायरेक्टली, कुछ सन से ना इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी आते हैं। एक्चुअली दिक्कत ये है। दूसरी बात ये भी है, कॉस्मिक रेडिएशन आ रहा है, तो कॉस्मिक रेडिएशन की पावर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब चार्ज पार्टिकल्स हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अच्छा, चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। अच्छा, अर्थ के पास क्या है, उसका मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सब लोग जानते हैं कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है वो वेलोसिटी ऐसे देती, तो वेलोसिटी वो ऐसे ऐसे सर्कल में घूमता हुआ जाता है ना। हेलिक्स आपको पता ही है। भाई चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कैसे जाता है वो हेलिकल पाथ पे मूव करते हुए जाता है। और याद रखना, सर्कल हमेशा उस प्लेन में बनता है। इस पॉइंट को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, चाहो तो नोट कर सकते हो ऊपर जहां डेट लिखते हैं कॉपी पे, है ना, मान लो नोट कर सकते हो कि जिधर भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके जो सर्कल होगा वो हमेशा उसके कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ये तो आपने नोटिस भी किया होगा। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए आप देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी है सर्कल का जो प्लेन बनेगा वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। देख लो, कहीं भी देख लो तुम लोग, परपेंडिकुलर बनेगा। समझ आ रहा है? अब देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तुम सबने पढ़ा है कि इस तरीके से लाइंस निकल के जाती है, एक पोल से दूसरे पोल में एंटर करती है, सबने पढ़ा हुआ है। तो ध्यान से समझो, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहां, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, जो चार्ज है वहां, तो भाई सीधी सी बात है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है, मूव करेगा डेफिनेटली, क्योंकि वहां तो एनर्जी, हवाएं चल रही है ना लगातार, हवाएं रुकी हुई थोड़ी है, तो चार्ज चल भी रहा है, मतलब उसके पास वेलोसिटी भी है रैंडम किसी भी डायरेक्शन में, तो वो किस में करेगा, हेलिकल पाथ में मोशन करेगा। हेलिक्स कैसा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग पिच का ही होगा, या डिक्रीजिंग पिच का भी हो सकता है, और कांस्टेंट पिच का भी हो सकता है, कैसा भी हेलिक्स हो सकता है, मतलब हेलिक्स बनेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग पिच वाला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कांस्टेंट पिच आपको पढ़ा चुका हूं। डिक्रीजिंग पिच कैसे होगा, ध्यान से समझ लो। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसको V से फेंका हमने फाई एंगल पे, अभी यही तो किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे था। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे था तो पिच इंक्रीज होती जा रही थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड V cos फाई को इंक्रीज कर रहा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पीछे कर देता तो क्या होता, तो पिच डिक्रीज होती चली जाती। देखो क्या होता है इस वाले केस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड आगे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होता और वेलोसिटी इधर देता मैं, तो देखो क्या होता, पहले मान लो इतने में चक्कर लगाया, फिर और कम में चक्कर लगाएगा, फिर और कम में चक्कर लगाएगा, और फिर ऐसे उल्टा भागने लग जाएगा, उल्टा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से तो भगा ले जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? देखो पहले ऐसे गया, ऐसे देखना, यहां से आप इसको नोटिस करना शुरू करो। जैसे यहाँ ऐसे ऐसे था, यहां से ऐसे करके ऐसे, ये पिच कम होती जा रही है, कम 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 कम, अब उल्टा आना शुरू हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से अब पीछे ले जा रहा है। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे रोका, पहले वेलोसिटी थी तो कम करता गया, जीरो हो गई, फिर पीछे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ऐसा होगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से मोशन होते हैं। कोई पार्टिकल इंक्रीजिंग पिच है, किसी की डिक्रीजिंग पिच है, और जैसा मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा प्लेन कैसा रहता है, सर्कल का उसके परपेंडिकुलर। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो प्लेन ये होगा सर्कल का, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो सर्कल का प्लेन हमेशा ये होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मुड़ता जा रहा है तो ये भी मुड़ते जाते हैं, तो अजीब अजीब रास्ते बना लेते हैं एक्चुअली इस तरीके से ही। तो हर तरफ हमको जो है, और क्या होगा, फिर ये टकराएंगे, बड़ी स्पीड है इनके पास, तो क्या होगा, ये टकराएंगे, तो वहां से एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन में फिर क्या होगा, लाइट निकलती है, जैसे तुम्हारी एलईडी से लाइट निकलती है, एक्साइटेशन हो रहा है बेसिकली। ये मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा कैसे लाइट वाइट ये इमिट होती है। ठीक है, तो एक्साइटेशन होता है, अरे आपको पता होगा, अपने केमिस्ट्री पढ़ाया शायद, के शेल से एल में चले गए, मान लो इससे कोई एक एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन टकराया, प्रोटॉन टकराया, तो वो एक्साइट हो जाता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जैसे के से सपोज एल में चला गया, के से एम में चला गया, एल से एम में चला गया, मतलब लोअर वाले से हायर वाले में चला गया, तो फिर वहां से फटाफट से लौट के आता है, कितनी देर में, 10⁻⁸ सेकंड में। तो जब गया था तो कहते हैं एक्साइट हो गया, और जब वापस आता है बहुत जल्दी वापस आ जाता है, कितनी देर लगती है, सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है, उससे ज्यादा रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा वहां पे। तो जल्दी से एनर्जी लॉस करके वापस आ जाता है। तो जब ये एनर्जी लॉस होती है तो ये लाइट की फॉर्म में निकलती है। तो मेनली उनकी जो रेंज है, जो वहां पे एयर है बेसिकली हमारी, जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, उनकी जो लाइट्स है वो किस रीजन में निकलती है, वो निकलती है ग्रीन और पिंक रीजन में, ज्यादातर निकलती है ग्रीन और पिंक रीजन में। तो ग्रीन और पिंक बड़ा मतलब ड्रामेटिक सा सीन लगता है, ऐसा लगता है कोई मूवी चल रही है ना, जो भगवान बना रहे हैं, जो मतलब एक अच्छा सा रोमांटिक सा सीन, मतलब खतरनाक भी हो सकता है कभी कभी, बट स्टिल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो ये था ऑरोरा बोरियलिस से रिलेटेड बात। अच्छा, इस फिनोमेना पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेटर, है ना, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर को हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इससे मजे की बात ये भी है कि साइक्लोट्रॉन का जो डेवलपमेंट प्राइमरी स्टेज पे शुरू हुआ था वो इंडिया में हुआ था। अगर आपने सुना हो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो उनका नाम तो भी पूरा याद नहीं, लेकिन उनका सरनेम था साहा, उन्होंने सबसे पहला साइक्लोट्रॉन बनाया था। ठीक है, तो इंडिया में उसके बाद फिर जो है पूरी एक क्रॉक रॉफ्ट करके आते हैं, साइक्लोट्रॉन की एक बाढ़ आ गई, मतलब क्रॉक रॉफ्ट डिजाइन में,
और एएमयू भी उसमें शामिल था। एएमयू ने भी एक उसके बाद सीरीज बनाई थी उसकी साइक्लोट्रॉन्स की। चलिए खैर आगे हम बढ़ते हैं उसमें। कई सारे मतलब इंडिया के मतलब बूम आ गया था उस वक्त, जैसे पहला साइक्लोट्रॉन बना था उन्होंने बेसिक बनाया, फिर उसकी सीरीज में कई सारे साइक्लोट्रॉन एकदम से बने, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, TIFR अगर आपने मुंबई नाम सुना हो, TIFR, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग एंड रिसर्च ऐसे करके है ना, AMU है हमारा, और भी हैं। खैर चलिए उस सब बातों पे नहीं करने बैठे यहाँ पे, हम देखना चाहते हैं कि साइक्लोट्रॉन आखिर क्या चीज़ है। तो बेसिक आइडिया जो साइक्लोट्रॉन का क्या है, आपको इसमें देखिए स्ट्रक्चर डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। हाँ, इससे एक चीज़ और याद आई मेरे को, जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपको इस बुक में पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, वो आप यहां समझेंगे। और NCERT का वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है आपको, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स, उनके में एज इट इज कोई भी लाइन कहीं से भी पूछ लेता है। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान से सुन लीजिए, वर्ड बाय वर्ड NCERT थ्योरेटिकल, जैसे चाहे वो कोई इक्विपमेंट दिया हो, मैं बता दूंगा आपको, तो आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल ही है, लेकिन इसको पढ़ो मत पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी ये सलाह है कि थ्योरेटिकल जितने भी टॉपिक अब आएंगे आपके में, इस बुक में थोड़े बहुत आएंगे, लास्ट बुक में जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे दूसरी बुक में, उसमें बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैं चाहूंगा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी चीजें, बट आप उसका वर्ड बाय वर्ड NCERT से पढ़े, मैं ऐसा चाहूंगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। क्लियर है? क्योंकि फटाक से कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग, हो सकता है वो चीज मैं मिस कर दूं, वैसे मिस नहीं करूंगा मैं, 99.9% तो नहीं करूंगा, 0.1% अगर कोई चीज मिस होती है जो आ गई वहां पे, तो डेफिनेटली आप फंस सकते हैं। तो उस चीज के लिए आप 0.1% भी गुंजाइश मत छोड़ो, करो आप, मैं इसलिए कह रहा हूं सिर्फ, ठीक है। बाकी जरूरत नहीं है मुझे कहने की मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको, बट स्टिल आप कुछ कसर मत छोड़ो अपनी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कह रहे थे, हाँ, अब साइक्लोट्रॉन क्या चीज है, कैसे एक्सलेट करते हैं पार्टिकल को, ध्यान समझिए। मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप से कैसा दे, मतलब इक्विपमेंट जैसे यहाँ रखा हुआ है, ऐसे यहाँ जैसे टेबल है, ये टेबल पे रखा हुआ है, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, सपोज कि जिसमें जो अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें दो डी होंगी, डी इस तरीके से, जिसको डिफ्लेक्टर बोलते हैं, क्या वो, सॉरी डीज बोलते हैं इनको, डीज बोलते हैं सिर्फ। इनका स्ट्रक्चर ऐसा है बेसिकली, ये मतलब थोड़ा सा साइड से शो करूँ तो इस तरीके का, समझ गए ना, इस तरीके से समझ गए ना मेरी बात। अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो ऊपर से देखो ऐसे दिखेगा ना, क्रॉस में अंदर जाता हुआ ऐसे ऊपर से दिखेंगे तो सिर्फ ये डी दिखाई देंगे दो। क्लियर है? यहां चार्ज पार्टिकल रख दिया जाता है। क्लियर है? इन दोनों के बीच में एक लगा होता है, क्या एक्चुएटर लगा होता है, इसको कहें ऑल्टरनेटर लगा होता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक एक्चुएटिंग वोल्टेज, मतलब इस तरीके से एसी वोल्टेज, एसी इनपुट सिग्नल, एसी होता है ना हमारे घर में जो आती है ऐसा। इसमें एक खास बात यह कि इसका जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 10⁴ वोल्ट के ऑर्डर की है, मतलब 10,000 वोल्ट के ऑर्डर की है। ऑर्डर 10,000 का क्या मतलब है, ये वोल्टेज 12,000 भी हो सकता है किसी में, ज्यादा हाई में 15,000 तक भी जा सकता है। मतलब ऑर्डर क्या है 10,000, मतलब 10,000 में ही आएगा, जैसे 10,000, 18,000, 20,000 ऐसे करके, मतलब लाखों में नहीं जाएगा और 100 में नहीं होगा आंसर, मतलब हजारों में नहीं होगा और लाखों में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं 2,000, 4,000 ऐसा कुछ नहीं, 10,000 तो कम से कम मिनिमम इस ऑर्डर का तो होगा। 10,000 भी हो सकता है, 15,000, 20,000 भी हो सकता है। क्लियर है? मतलब 2 × 10⁴ हो सकता है, 3 × 10⁴ हो सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये कहना चाह रहे हैं 1.5 × 10⁴। सो ऑर्डर इज 10⁴ वोल्ट, ये समझिए। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी में हमारी साइकिल चेंज होती है, कभी प्लस कभी माइनस, ये तो सब जानते हैं, क्लास 10 में पढ़ाया आपने कि हमारे घर में एसी आ रही है। क्लियर है? तो इसकी साइकिल चेंज हो, तो एक सेकंड में कितनी बार हो जाती है काम, जैसे एक साइकिल हो गई, 2 साइकिल हो गई, जैसे वेव होती है ना, वेव की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भैया देखो, वेव ऐसी तो बनती है बिल्कुल साइनोसॉइडल वेव, तो बिल्कुल वैसी फ्रीक्वेंसी, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो अप्रॉक्स मतलब 10⁷ हर्ट्ज तक की होती है। मतलब आप समझ रहे हो, 1 करोड़ हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 1 करोड़ बार ऐसा। ठीक है? एक्चुअली ये कैसे आ रहा है ये भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान बात है इसको निकालना। ठीक है? अभी देखेंगे हम लोग, और शायद मेरे को एक्जैक्टली याद भी ना हो, मैं भी निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है? वैसे 10⁷ के ऑर्डर का ही आता है ना, ये तो श्योर हूं मैं, और ये भी श्योर ही हूं, बट लेट चेक कर लेंगे अभी। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ है। ठीक है? तो अभी क्या क्या ऐसा, तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे एक सपोज अल्फा पार्टिकल रख दिया। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं, तो सपोज उस पर प्लस चार्ज है मेरा। ठीक है? तो अभी क्या हुआ, जैसे ये मेरा प्लस चार्ज था, तो अभी ये सपोज ऑन हो गई, इस वक्त ये सपोज नेगेटिव बन रहा है और ये कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। आपको पता है एसी है, तो थोड़ी देर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर उल्टा हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा। एसी में होता ही ऐसा है, साइकिल पलट जाती है। क्लियर है? तो देखते जाए ध्यान से, तो इसे मिटा दूं जरा मैं, देखिए। तो इसमें क्या है, इस तरीके से ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, बहुत ध्यान समझिए। ये क्या होगा, ये चलते हुए जाएगा, बड़ी तेजी से जाएगा माइनस की तरफ, है कि नहीं, क्योंकि ये खुद प्लस है और ये क्या है, माइनस है, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। मैंने बताया था ना इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे डी जो बनाए थे मैंने, याद करो, तो ये गैप है यहाँ पे, एक्चुअली क्या है, गैप, तो जाएगा और अंदर घुस जाएगा इसके। ठीक है? अब ये क्या है, भागता हुआ पार्टिकल किस में एंटर कर गया, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो V क्रॉस B, इस तरीके से समझो बात को। वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है V, और B अंदर की तरफ है, V क्रॉस B ऊपर की तरफ फोर्स लगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। ये कैसा मोशन करता है, भागता हुआ पार्टिकल यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में कैसा मोशन करता है पार्टिकल,
सर्कुलर मोशन, तो ये भागेगा फिर ऐसे सर्कुलर मोशन। आधा सर्कल इसका जैसे ही कंप्लीट हो, बहुत ध्यान सुनिएगा, भागा और आधा सर्कल से कंप्लीट किया। ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था हमने, याद कीजिए, मैंने डी वाला क्वेश्चन करा था कि ये डी है डिस्टेंस, यहाँ पे क्रॉस है, ये भागता है। मैंने कहा था बताइए डी की एटलीस्ट कितनी वैल्यू हो ताकि ये वापस आ जाए। याद आ रहा है कुछ वही चीज, तो वैसे ही कुछ। तो क्या है, ये इस तरीके से ऐसे करके यहां से सर्कल पूरा करके आ गया। अब ध्यान से सुनिए, जैसे इसका आधा सर्कल पूरा हो, भाई सीधी बात है, इस तरीके का फील्ड है तो यूं जाएगा, ये यहां से फील्ड शुरू हो रहा है, तो ऐसे क्या पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमा घूमा घूमा, तो आधा सर्कल कंप्लीट करके वापस बाहर आ जाएगा फील्ड से, है कि नहीं? बाहर आ जाएगा कि नहीं आधा सर्कल कंप्लीट करके? ठीक है, चलिए साहब, तो आधा सर्कल इसका जैसे ही कंप्लीट हो, हमको चाहिए कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए, क्योंकि एसी है तो पोलैरिटी चेंज हो, और हम चाहते हैं कि जैसे ही इसका आधा चक्कर पूरा हो, इसका भी ये चक्कर पूरा हो जाए आधा, मतलब ये पलट जाए। पलटता कब है? आधे चक्कर के बाद। देखो ये होता है पूरा चक्कर हो गया इसका, है ना? आधा चक्कर मतलब ऐसे सिंपल इतना, मतलब आधे चक्कर के बाद साइकिल पलटती है। प्लस था आधे चक्कर में, अब बदलेगी माइनस हो जाएगा, मतलब जब इसका आधा चक्कर पूरा हो तभी हमारे इसका आधा चक्कर पूरा हो, हमारे एसी का। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब तक ये क्या था, ये माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या बन जाए, जैसे ही यहां आ जाए तुरंत ये प्लस बन जाए, ये माइनस बन जाए और ये क्या बन जाए, प्लस। अभी तक ये माइनस था, अब ये प्लस बन जाना चाहिए जैसे इसका आधा चक्कर पूरा हो। मतलब क्या है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। मतलब पोलैरिटी कितने बाद चेंज होती है? आधे चक्कर के बाद। आधे तक प्लस रहा और आधे में माइनस रहता है। भाई एक साइकिल होती है, एक साइकिल में क्या, आधा प्लस आधा माइनस, फिर अगली साइकिल आएगी प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आधा चक्कर और इसका आधा चक्कर बिल्कुल एक साथ होने चाहिए। मतलब जो मेरे इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb। टाइम पीरियड नीचे है ना, 2πm/qb। तो यही फ्रीक्वेंसी तो मुझे चाहिए। अब लाओ वैल्यूज रख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मान लो 1 टेस्ला के ऑर्डर का, सपोज 1 टेस्ला है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा जो वैल्यूज होती है मैग्नेटिक फील्ड के आप क्वेश्चंस में देखेंगे, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 10 टेस्ला बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर देखोगे तो, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए तो खैर 100 भी दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात बताऊं तो 3, 4, 5 ऐसी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की। क्लियर है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था शायद एक बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है तो एनर्जी भी ज्यादा होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटी वैल्यूज में ही ज्यादा एनर्जी रख सकता है। मैंने बताया था, आपको याद आ रहा है? तो बिल्कुल वही बात है, याद रखिएगा इस चीज को। तो 1 टेस्ला मैंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए। चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। भाई हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स, तो मतलब 2 ही चार्ज हो गया, 2π की जगह 2π आ गया। मास कितना होता है हीलियम का, 4 AMU। कितना होता है, 4 AMU, मतलब 4 × 1.67 × 10 की पावर -27, है कि नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है चार्ज की, 1.6 × 10 की पावर -19। क्लियर है? अब कैंसिल कर लो, 1.67 और 1.6 अप्रॉक्स कैंसिल हो गए, अप्रॉक्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ है, 10 की पावर -19 और ये 10 की पावर -27, ऊपर जाएगा ये 10 की पावर 8 बचेगी, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, 4π, ठीक है। 4π लगभग 12 होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो 1/2 अप्रॉक्स 12.56 आ गया ना ये, और इंटू 10 की पावर 8 करना है, तो ऐसे कर लेता हूं 10 की पावर 7 और ये 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात? क्लियर है बात? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड को 1 लिया था ना, 1.2 ले लो सपोज, तो मल्टीप्लाई बाय 1.2 हो जाएगा। क्लियर है? तो एक 1.2 का मल्टीप्लाई और कर दो, क्या कर दो, 1.2, तो 1.2 अगर हो जाए 12 बन जाएगा, ठीक है। 1.2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये बन गया 12 × 10 की पावर 7/8। तो ये क्या होगा, कैंसिल 1 आ गया ये लगभग अप्रॉक्स, तो 10 की पावर 7 ऑर्डर आएगी नहीं। तो 1 करोड़ हर्ट्ज के आसपास क्या होनी चाहिए मेरी फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जितने में इसका आधा चक्कर पूरा हो उतने में इसका आधा चक्कर पूरा होना चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बात कह तो दी, लेकिन ऐसा क्यों चाहिए कि इसका आधा चक्कर पूरा हो तो इसका भी आधा चक्कर पूरा हो? समझिए क्यों ऐसा मैं इसलिए चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव पार्टिकल है, जैसे ये यहां आएगा पॉजिटिव, इसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम क्या बताया मैंने, ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। क्या करता है, ये स्पीड को क्या करता है, जबरदस्त इंक्रीज करता है। क्लियर है? तो जबरदस्त इंक्रीज तब करेगा ना जब ये प्लस जब इधर आ रहा होगा। भाई देखो मिटा रहा हूं जरा, इसको ध्यान से देखना। भाई इधर से इसने एंटर किया, नीचे से एंटर किया, ऊपर से बाहर निकलने वाला है, तो और तेज कब होगा, जब ये प्लस है और खुद से क्या दिखाई दे रहा हो, माइनस, तभी तो अट्रैक्ट होते हुए जाएगा भाई साहब जबरदस्त, हाँ या ना? इसलिए ऐसा चाहते हैं कि ये माइनस बन जाए और ये क्या बन जाए, प्लस। फिर ये भागते भागते इसमें एंटर कर जाएगा, इसका आधा चक्कर पूरा होगा इस तरीके से। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसका आधा चक्कर पूरा होगा, और फिर जैसे ही यहाँ आए अब फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे इसका आधा चक्कर हुआ उसका ही इसका भी आधा चक्कर हो जाएगा। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। ये बता दूं, ये गैप सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा बनाया है मैंने, ये गैप बहुत छोटा होता है। क्लियर है चीज? सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। ये गैप बहुत छोटा, याद रखना, इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लग रहा, पार्टिकल फटाक से पहुंच जाता है। ये गैप को गैप मत वो मानना है, बहुत ही छोटा सा गैप है, प्लस माइनस। तो फिर अब तेजी से भागता हुआ जाएगा,
और जितनी तेज भागता जाएगा उतनी बड़ी रेडियस होती जाती है, हमको पता है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb। स्पीड बढ़ती जाएगी, रेडियस भी बढ़ती जाएगी, इसलिए देखो बड़ा करता जा रहा हूं, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, फिर ऐसे ही बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, और यहीं पे क्या लगा देते हैं, यहीं पे लगा सकते हो आप विंडो लगा देते हैं, एक विंडो, ठीक है। और विंडो में से टेंजेंशियली बाहर निकल जाता है खटाक से। मेरी बात समझ आ गई? बड़ी स्पीड, बड़ी 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 बड़ी, क्यों बढ़ रही है स्पीड? जब वो यहां आता है तो ये नेगेटिव हो जाती है, तो इसको जबरदस्त खींचती है, फिर जब ये यहां जाता है तो ये नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव पॉजिटिव को खटाखट खींचती है एकदम जबरदस्त। तो बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, और इसीलिए रेडियस बढ़ती जा रही है। और फिर यहाँ पे एक विंडो लगाई होती है, विंडो से फटाक से टेंजेंशियली बाहर आ जाता है। सर्कुलर मोशन में मूव करते हो पार्टिकल की कैसी होती है स्पीड? सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे होती है? टेंजेंशियल। तो यही विंडो लगा देते हैं, विंडो खुली हुई होती है, खटाक से निकल आता है, टेंजेंट भी लगी होती है, मतलब ऐसे साइड से खटाक से निकल आता है हल्का सा। वैसे आप समझ रहे होंगे कि निकलना थोड़ा मुश्किल है टेंजेंशियली, समझिए बात को, वो घूम भी रहा है निकल भी रहा है। तो इसके लिए एक और प्लेट यूज की जाती है, इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट, साइड में लगी होती है छोटी सी, जो इसको बस हल्का सा डिफ्लेक्ट करते बाहर की तरफ। भाई देखो घूम रहा है सर्कल में, विंडो साइड में लगी हुई है, बस हल्का सा कोई डिफ्लेक्ट करते तो निकल जाएगा, समझ रहे हो ना? जैसे सपोज तुम्हारे यहाँ कोई दीवार है ऐसे करके गोल 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 गोल, और मैं भी गोल ही गोल घूम रहा हूं। अगर मैं थोड़ा, देखो समझना बात को, दीवार ऐसे जा रही है गोल गोल एकदम सर्कुलर जा रही है, ठीक है, और मैं अगर हल्का सा भी गोल ना जाऊं, ऐसे इसके साथ साथ ना चलूं, मैं हल्का सा भी टेढ़ा हो जाऊं, तो मैं निकल जाऊंगा इस दीवार से तोड़ के, मतलब अगर मैं तोड़ सकता हूं तो, हाँ या ना, या कोई बीच में खिड़की है तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर दीवार के साथ साथ चलूंगा तो मैं खिड़की से कभी नहीं निकल पाऊंगा। तो मतलब हल्का सा डिफ्लेक्ट कर दे कोई मुझे, तो इसके लिए हम डिफ्लेक्शन प्लेट लगाते हैं। क्लियर है ये चीज? पक्की बात है। ये टॉपिक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज जो इसमें होती है, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी। अब आप पूरा टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ोगे, फिगर एनसीईआरटी से बनाओगे, ये आपको मुझे प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस क्या करना है? नहीं बनाओगे तो फेल हो जाओगे, पहले बता रहा हूं, ये मेरा श्राप है, ठीक है। तो खुद कर सकते हो, इसमें पूरा समझा दिया मैंने तुम्हें। अब एक क्वेश्चन इसका होमवर्क दे रहा हूं, जो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, जब रिटन एग्जाम होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा होमवर्क है। लेकिन इससे हम जो है छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट नहीं कर सकते हम इससे। ऐसा क्यों है ये तुम्हें लिखना होगा। इसके कम से कम 2 रीजन चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ा है इससे स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, मतलब इस तरीके के। या आप ऐसे भी कहते हैं कि इसको पॉजिटिव पार्टिकल ही हम इससे एक्सीलरेट करते, नेगेटिव पार्टिकल नहीं करते। खैर, लेकिन मेन बात यह है कि स्मॉल पार्टिकल की बात है, स्मॉल पार्टिकल इससे एक्सीलरेट नहीं हो सकता, स्मॉल जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इवन प्रोटॉन भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कई ज्यादा भारी है। तो स्मॉल जो चार्ज पार्टिकल है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ही बचता है और कोई बचता ही नहीं है, तो इसीलिए वो नेगेटिव वर्ड भी जुड़ गया उसके आगे, कि नेगेटिव चार्ज को क्यों नहीं एक्सीलरेट करते। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेन बात यह है कि इससे हल्के पार्टिकल्स को एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता, जो बहुत ज्यादा हल्के हैं। क्लियर है? तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, आप खुद भी सोचिएगा इस बात को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है। और फिर आप उसको देखिएगा, आपका होमवर्क है, आप इसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर चीज? चलिए भाई, तो आज की जो क्लास है हमारी, इसमें ये मोशन ऑफ दिस चार्ज तो मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, ये बहुत ही, अब इंपॉर्टेंट बातें एक साथ याद आती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सबको लिखना है कॉपी में। और लेकिन पहले बता दो भाई, मैं अभी इसको नहीं समझा पाऊंगा आप लोगों को। इसके लिए आपको चाहिए होता है, क्या पढ़ना चाहिए होता है आपको इसके लिए लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, जो बात बता रहा हूं मैं। लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है, और आपको साथ में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आनी चाहिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये दोनों चीजें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बीएससी करते हैं तब समझ में आती है। मतलब बीएससी करोगे तो सिलेबस में तो आती है, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लो बीएससी, लेकिन वहां अच्छे समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिकल है थोड़ा सा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो थ्योरेटिकल है। लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी के बाद अच्छे से तब फील आता है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग, इसको दिखाया जा सकता है। थोड़े इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो सस्ते इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा आपको, अच्छे इंस्टीट्यूट में मिलेगा। जैसे एएमयू हो गया हमारा, है ना, एनआईटीज हो गए, आईआईटीज हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, जहाँ पैसा आता है तो वहाँ मिल सकता है आपको। या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा हो, जैसे मोदी यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, वहाँ मिल सकते हैं। मे भी मैंने देखे नहीं है, हाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जरूर मिल जाएगा आपको। खैर, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा, बट तो ऐसा, तो ये 2 चीजें उसके लिए पता होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता तो विश्वास मानो, मैं आपको समझा ही नहीं सकता, मैं नहीं समझा सकता, मेरे बस की नहीं आपको समझाना। क्लियर है? चलिए, और आपके बस की नहीं है समझना, तो सुन लो बस स्टेटमेंट क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्यू ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फ्रेम पे डिपेंड करता है, दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट, दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन फ्रेम। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स जो है क्यू वी क्रॉस बी, ये किस पर डिपेंड करता है? इट इज फ्रेम डिपेंडेंट ऑल्सो। ये भी मेरा फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये भी क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट है। ये भी क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट। लेकिन जो लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस फोर्स क्या होता है? एफ ई प्लस एफ बी, दोनों का क्या है? सम है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, यानी कि क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। मजे की बात सुनिए, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, दिस इज
इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी देखे इसको, कहीं से भी देखे, किसी भी स्पीड से चल रहा हुआ इंसान, रुका हुआ इंसान देखे, नेट, ये नेट फोर्स है ना, लॉरेंस फोर्स नेट फोर्स होता है। रुका हुआ इंसान देखे, भागता हुआ इंसान देखे, कितनी ही तेज भाग ले इंसान, चाहे लाइट की स्पीड से क्यों ना भाग ले, उसके लिए भी क्या आने वाला है, बिल्कुल फिक्स आने वाला है, जरा सा भी चेंज नहीं होने वाला। अब तक ऐसी जितनी भी चीज हमने फिजिक्स में पढ़ी, अब तक जितना मैंने आपको आज तक पढ़ाया 11 से लेकर अब तक, उसमें अगर कभी ऐसा होता तो मैं हमेशा ये कहता था कि रिलेटिव से देखने पर चलो सेम ले रहा है, लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो चीजें अलग हो जाती हैं। ये ऐसी चीज है, कितनी भी स्पीड से भाग लो तुम, चाहे लाइट की स्पीड से भाग लो, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहने वाला है फ्रेम से। मतलब दिस इज ऑलवेज 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 अ कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं मतलब ये समझा तो सही सकता नहीं हूँ, याद रखने के लिए बस थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, समझाने के थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है, समझा तो सकता ही नहीं हूँ मैं इसको। देखो, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम से, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम से देखो तो चार्ज पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं। हो सकता है उसी चार्ज पे, उसी सिचुएशन में किसी दूसरे फ्रेम से देखने पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो। क्या हो? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो ही ना। क्लियर है? लेकिन दोनों फ्रेम से नेट फोर्स क्या है? सेम। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सबसे मेन चीज है। क्लियर है ये चीज? अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे पप्पू चोर है और गुड्डू भी चोर है। पप्पू भी चोर है, गुड्डू भी चोर है, लेकिन जब दोनों मिल गए तो वो बिल्कुल भी चोर नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि एक उसका चुरा लेता है, वो उसका चुरा लेता है, तो दोनों का हिसाब बराबर हो जाता है। मेरी बात समझो ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा मैं कह रहा हूं। तुम्हें ऐसा लग रहा हो क्या पप्पू गुड्डू समझा रहे हैं? वाकई में ऐसा होता है। एक से जितना कम होता है वो दूसरे में ऐड हो जाता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्सेज है। जब लाइट चलती है, मैंने बताया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेट एनर्जी वही आनी है, इधर से उधर हो जाता है, बस मामला सारा ये है। थोड़ी एनर्जी किसी के लिए, कोई देख रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी ई से बी में ट्रांसफर हो गई, कोई दूसरा देख रहा है तो बी से ई में ट्रांसफर हो गई, लेकिन वो एनर्जी का खेल उतना का उतना नहीं रहना है, फोर्स का जो खेल है वो उतना का उतना नहीं रहना, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है? तो ये भी चोर है, ये भी चोर है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो एक दूसरे की चोरी करते रहते हैं, हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा करके आप अभी फिलहाल इतना ही समझा सकता हूँ। चलिए, थैंक यू।